किया था कि देखो सॉफ्टवेयर बनने के मल्टीपल तरीके हैं एंड बेसिकली द फेजेस, जैसे हमारे और आपकी लाइफ साइकिल का 5 फेज है, जस्ट लाइक उसी तरह सॉफ्टवेयर भी बनता है तो उसके भी फेजेस होते हैं। द फर्स्ट फेज इज रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस, सेकेंड फेज इज डिजाइन, थर्ड फेज इज कोडिंग और डेवलपमेंट, टेस्टिंग, परफेक्ट, टेस्टिंग and then implementation and maintenance. Can you mute? These are the 5 phases of the software development. ये 5 phases जो है सर, देखो क्या होता है कि हमारा और आपका भी लाइफ साइकिल यही, हमारा और आपका भी यही 5 फेज है लाइफ साइकिल का। किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का होता है, बट एवरीवन, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हर किसी का अपना अपना ग्रोन अप का अलग अलग तरीका होता है। तो सॉफ्टवेयर में भी ना ग्रोन अप अलग अलग तरीके से हुए। अब वो जो अलग अलग तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप होता था, एक सेकेंड, इससे मैं स्क्रीन दिख रहा है ना? yes sir, voice. Yeah, someone mute yourself because very noise is coming from your side. या जब आप लोगों को क्वेश्चन पूछना होगा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, बिकॉज ये फिर रिकॉर्डिंग में आपको शेयर करूंगा तो आपको भी नॉइज मिलेगा। सो हर कोई, अब इसी तरह क्या हुआ कि हम लोग का भी डेवलपमेंट हुआ, या सॉफ्टवेयर में भी जो डेवलपमेंट हुआ, तो हर कोई अपने अपने तरीके से सॉफ्टवेयर को डेवलप कर देता है। तो बहुत सारे सॉफ्ट इसको डेवलपमेंट की, उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी का मतलब सिंपल सा है कि कैसे वो डेवलप हो रहा है, दैट्स इट। तो बहुत सारी मेथोडोलॉजी है, जो मैं आपको कुछ मेथोडोलॉजी बताऊंगा, सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारी मेथोडोलॉजी है। और कुछ ऐसी मेथोडोलॉजी थी, जैसे इंडिया में देखो बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर हुए हर स्टेट के, बट कुछ ही ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए, कुछ ही ऐसे प्रेसिडेंट हुए जिनको लोग हमेशा याद रखता है, लाइक जवाहरलाल नेहरू, लाइक इंदिरा गांधी, लाइक अटल बिहारी, लाइक नरेंद्र मोदी, लाइक राजीव गांधी। मतलब वेरी फ्यू पीपल उन्होंने, बाकी ने सबने अच्छा काम किया, आई एम नॉट, किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों ने ना लीक से हटकर काम किया, नहीं? सो इसी तरह मेथोडोलॉजी भी बहुत सारी आई, लेकिन मेथोडोलॉजी जब आई तो किसी मेथोडोलॉजी में थोड़ा सा चेंज था पुराने से, किसी में थोड़ा और ज्यादा चेंज था, किसी में कम चेंज था, लेकिन जो अपना एक फुटप्रिंट छोड़ के गई मेथोडोलॉजी, जिसने एक डायरेक्शन दिया आईटी इंडस्ट्री को कि नहीं, ये चीज बढ़िया बनाया है मेथोडोलॉजी, इस तरीके से अगर हम डेवलप करें सॉफ्टवेयर तो ज्यादा लंबे टाइम तक हम सस्टेन कर सकते हैं मार्केट। तो मेथड, अलग अलग मेथोडोलॉजी आई, और ये जनरली 5 मेथोडोलॉजी ऐसी हैं इंडस्ट्री में जो एक अपना लंबा फुटप्रिंट इन्होंने छोड़ा। और लंबा फुटप्रिंट ऐसा नहीं है कि एक आध 2 साल के लिए, वो 10-10 साल के लिए छोड़ा फुटप्रिंट। और एक चीज जान लो कि देखो, नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, ठीक है? बहुत ये कॉमन फ्रेज है, नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। सिर्फ चेंज ही परमानेंट है, और कुछ भी परमानेंट नहीं है, ठीक है? दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं वर्ड, लेकिन आप समझो इस चीज को। सो जो मेथोडोलॉजी आई वो बहुत सारी है, जैसे मैंने बताया, लेकिन हम उन मेथोडोलॉजी पे फोकस करेंगे जिसपे इंडस्ट्री को ना एक डायरेक्शन दिया।
वहां से इंडस्ट्री एक सही डायरेक्शन में बढ़ने लगी एंड स्लोली स्लोली इंडस्ट्री ने प्रोग्रेस किया। दूसरी चीज कि मेथोडोलॉजी जब एक थी ही, ऑलरेडी थी, ठीक है, चलो थोड़ा सा जो भी मेथोडोलॉजी हम यूज कर रहे थे, तो दूसरी मेथोडोलॉजी लाने का कारण क्या रहा? तो सिंपल सा मैं इसको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि आपके घर में या पड़ोसी के यहाँ एक बच्चा है, पेरेंट उसको ना एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में 3-4 साल से ही रख रहा है। अब बच्चा 6-7 साल का हुआ, 8 साल का हुआ, तो उस वो अपना नेचुरल ग्रोथ तो भूल गया। नेचुरल डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे खेलना है, वो तो हमेशा डिसिप्लिन में रहने लगा। तो 6-7 साल के बाद पेरेंट को लगा कि यार ये तो मैंने बच्चे के साथ गलत किया। अब उनको दूसरी बेबी हुई, तो उन्होंने क्या किया, पहले वाले बच्चे को फेंक तो नहीं दिया ना, दूसरे को भी रखा और पहले से जो उनको मिला कि मैंने इसके साथ गलत किया या इतना डिसिप्लिन में रखा, तो इसको थोड़ा-सा पैम्पर्ड करके रखा इन्होंने। अब इसको बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड कर दिया, फिर 6-7 साल के बाद ये एकदम ज़िद्दी बन गया। तब उन्हें लगा कि यार एक को तो बहुत स्ट्रिक्ट रखे थे, तो वो एकदम ऐसा हो गया कि किसी से घुलता-मिलता नहीं है। दूसरा को पैम्पर्ड इतना किए कि वो इतना ज़िद्दी हो गया कि कुछ सुनता नहीं है। अब तीसरा बेबी आया उनके घर में, तो उन्होंने देखा कि यार इसे कुछ स्ट्रिक्टनेस भी रखना है, कुछ पैम्पर्ड भी करना है। उन्होंने क्या किया, उसी प्रोसेस को मिक्स करके चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, राइट? ऐसा तो नहीं था कि ये भी बच्चा खराब हो गया, इसको भी फेंक दो बाहर, ऐसा तो नहीं था ना? उसी तरह डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी में भी चीज़ें जो पुरानी थी, पुरानी मेथोडोलॉजी चल रही थी, उसमें जो भी डिमेरिट मिला कुछ, उसको ठीक किया गया। एक नया मेथोडोलॉजी आया। कुछ पुराने की अच्छाई थी, उसको रखा गया, तो डिमेरिट थी, उसको ठीक किया गया और रखा गया। एंड यही ग्रेजुअली प्रोसेस होते-होते तक आगे मेथोडोलॉजी डेवलप होती गई। बेसिकली हम लोग 5 पढ़ेंगे, लेकिन सब 3 पर थोड़ा फोकस करेंगे। द फर्स्ट वन जो मेथोडोलॉजी जो था, जो सबसे पहले आया और उस समय आया ना, जब सॉफ्टवेयर अपने आप में ही उँगली पे लोग गिन लेते थे कि कितने वर्ल्ड में डेवलपर हैं। वर्ल्ड में, इंडिया को तो छोड़ दो, वर्ल्ड में कितने डेवलपर हैं, वो उँगली पे गिनने लायक थे। तो वहाँ पे टेस्टर नहीं होते थे, सब डेवलपर। डेवलपर ही हैं, ब सॉफ्टवेयर ही नया था। ये आपको 60-70 के डिकेड की बात कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में बना एक सॉरी, दैट वाज़ द कोड एंड फिक्स, कोड एंड फिक्स। इसे ना एक दूसरा भी नाम दिया गया, बिग बैंग मेथोडोलॉजी। कोड एंड फिक्स इसलिए बोलते थे और बिग बैंग भी, वो आपको नाम क्यों दिया गया इसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो क्या हुआ कि मान लो कि आप क्लाइंट हो और आपको एक सॉफ्टवेयर बनवाना है। अभी आप सोचो कि 60-70 के डिकेड की बात, जब बहुत कम लोग को सॉफ्टवेयर के बारे में पता था, बहुत कम लोग को। तो अब मैं हूँ डेवलपर, मुझे पता है थोड़ा बहुत कैसे बनता है सॉफ्टवेयर। तो आपको एक सॉफ्टवेयर बनवाना था, तो आप मेरे पास पहुँचे कि राहुल मेरे को एक सॉफ्टवेयर बना दो। तो मैंने बोला आपकी पूरी रिक्वायरमेंट सुनी और फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर में ना सर ये देखो इतने मॉड्यूल्स होंगे। जस्ट एक मैं फिगर ड्रा कर रहा हूँ। ए, सी, मैंने बोला कि सर आपके सॉफ्टवेयर में ना इतने डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल बनेंगे। आपने बोला हाँ ठीक है, इतना पैसा लोगे बनाने का? आप बिज़नेसमैन हो तो आपको तो टेक्नोलॉजी से कोई मतलब है नहीं, आपको तो आपका प्रोडक्ट चाहिए। मैंने बोला सर देखो, इसको बनाने का ना कम से कम 1 ईयर लगेगा टाइम और मैं लूँगा आपसे लेट्स से कि $2000।
या राउंड फिगर में ऐसे रखते हैं $1200 पर मंथ का $100। मैं आपसे $1200 चार्ज करूंगा, 1 साल में बन जाएगा तब। लेकिन एक चीज है सर कि 1 साल में बन जाएगा तो $1200, अगर 1 साल से ज्यादा जाएगा तो पर मंथ का मैं आपसे $100 एक्स्ट्रा लूंगा। तो आपके पास भी कोई ऑप्शन है नहीं, तो आपने बोला हाँ ठीक है बनाओ। अब मैंने बनाना शुरू किया। आपने मुझे पैसे भी $500-600 कुछ दिए, मैंने बनाना शुरू किया। आफ्टर 8-9 मंथ आपने मुझसे पूछा कि राहुल कितना काम हुआ? मैंने बोला सर देखो काम तो पूरा हो गया, बना तो पूरा लिया हूँ। अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ आपके एप्लीकेशन को और उसमें बहुत सारे बग्स मिल रहे हैं, कुछ इश्यूज मिल रहा है। तो उसको टेस्ट करने में मुझे 1-2 महीना और लगेगा। 8 महीने बाद आपने मुझसे पूछा और मैंने बोला कि 10-11 महीने मतलब 9th 10th 11th मंथ मुझे टेस्ट करने में लगेगा और तब मैं आपको 12th मंथ में फाइनल बता दूँगा कि कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, कितना परसेंट अभी भी काम करना है उसमें। तो आपने बोला ठीक है भाई बता देना। अब 12th मंथ में जब आप मेरे पास आए या आपने मुझे कॉल किया या मैंने आपको जैसे भी रिपोर्ट दिया, तो बताया कि सर देखो बन तो गया है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम आए हैं तो उसे ठीक करना अब पड़ेगा। तो आपने बोला ठीक है भाई ठीक करो, कितना टाइम लगेगा? तो मैंने बोला कि कम से कम 6 महीने तो लगेंगे क्योंकि ठीक भी करना होगा, फिर टेस्ट भी करना होगा उसको। तो 2-3 महीने, 4 महीने तो ठीक करने में लगेंगे और फिर टेस्ट भी करना होगा। तो आपने बोला भाई ठीक है करो। तो मैंने बोला सर $600 और दे दो, प्लस 6 मंथ प्लस $600 और। अब ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैंने क्या किया ना सारे मॉड्यूल को बनाया और एक साथ इंटीग्रेट कर दिया। एक साथ इंटीग्रेट करने के बाद अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो मुझे पता चला कि हाँ, एप्लीकेशन में कुछ है, इश्यूज़ तो हैं, लेकिन किस मॉड्यूल की वजह से इश्यू आ रहा है, ये नहीं पता है मुझे। तो अब मुझे ठीक करने में पहले सबको मैं डिसमेंटल करूँगा और फिर से ठीक करूँगा और फिर से इंटीग्रेट करके टेस्ट करूँगा। अब आपने 1 साल 5 महीने के बाद मुझसे पूछा, "हाँ, राहुल क्या स्टेटस है?" मैंने बोला, "सर देखो, मैक्सिमम इश्यूज़ तो रिज़ॉल्व हो गए, लेकिन दोबारा से टेस्ट करने के बाद अभी भी थोड़े इश्यूज़ आए हैं, तो उसे भी ठीक करना होगा।" तो आपने पूछा, "कितना टाइम लगेगा?" मैंने बोला कि अभी भी आपको 5 महीने और लगेगा, क्योंकि 3 महीने ठीक करने में, 1 आध 2 महीने टेस्ट करने में मुझे लगेगा। तो सर $500 और दे दो। अब आपने दे दिया मुझे। 5 महीने के बाद जब आपने पूछा तो मैंने बोला, "हाँ सर, हाँ मैडम, आपका बिल्कुल सॉफ्टवेयर बन के रेडी है। तो आप आके चेक कर सकते हैं।" तो सॉफ्टवेयर को जो चेक करने का प्रोसेस है ना सिंपल आप फ्रिज खरीदने गए हो, फ्रिज दुकान में आप देख रहे हो तो दुकान वाला आपको जो भी फ्रिज बेचेगा तो आप घर लेके नहीं आ जाओगे ना। उस फ्रिज को आप वहाँ पे बोलोगे कि भैया चलाओ ज़रा देखें, कूल कर रहा है कि नहीं? कूलिंग आप पूरा बर्फ जमा के और ये सब करके नहीं चेक करोगे। लेकिन हाँ, 2, 4, 5 मिनट आप कूलिंग होने दोगे और उसके बाद हाथ से छू के देखोगे कि हाँ, कूलिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऑल द थिंग्स, राइट? तो एक तरह से आप कर्सरी लेवल पे टेस्ट कर रहे हो वहाँ पे। उसी तरह क्लाइंट भी बोलता है कि आप भी बोलते हो, "भैया तुम राहुल सॉफ्टवेयर तो बनाती हो, गोली भी दे सकते हो तुम।" ऐसे नहीं देखेंगे, हम चेक करेंगे पहले ठीक है कि नहीं। तो आप मेरे प्रीमाइसेस पे विज़िट करते हो, मैं आपको ना सॉफ्टवेयर का डेमोंस्ट्रेट करता हूँ, आप देख लो। आपने देखा सॉफ्टवेयर पूरा बढ़िया, हाँ, बिल्कुल सही काम कर रहा है, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट थी, सब वो सही काम कर रहा है। तो चलो अब बचा क्या? टेस्टिंग भी कंप्लीट हो गई, अब इम्प्लीमेंटेशन करना है ना? तब मैं बोलता हूँ, मैडम ले तो जाओ सॉफ्टवेयर आप, लेकिन मेरे यहाँ तक की गारंटी है, यहाँ पे आपको जितनी मर्ज़ी चेक करना है चेक कर लो, लेकिन अगर आपके यहाँ डिप्लॉय किया, अब अगर फेल होगा कुछ, तो फिर से पैसे खर्चने पड़ेंगे। अब लो जी, आप तो फँस गए। आपको जब भी फ्रिज यूज़ करना होगा, दूध, दही गरम करके फ्रिज में रखना होगा, तब तो आप दुकान पे भागोगे फ्रिज राइट? तो ये तो पॉसिबल है नहीं।
सॉफ्टवेयर जब यूज करना है तो आपको मेरे घर पे आना पड़ेगा, मेरे ऑफिस आना पड़ेगा सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। तो मरता क्या ना करता, बोला कि ठीक है भाई अब कर दे हमारे यहाँ। कायदे से देखो तो ऑलमोस्ट 2 ईयर लगा। 1 साल का काम जो था वो 2 साल में कंप्लीट हुआ। जो $1200 का काम था वो ऑलमोस्ट $2400 में कंप्लीट हुआ। राइट, मतलब टाइम डबल एंड पैसा डबल। और प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है? नॉट श्योर, गारंटी का पता नहीं है। राइट, सो दैट्स व्हाई दिस मॉडल वाज नोन एज, तो सारे मॉडल को इंटीग्रेट करके टेस्ट करते थे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए कोड एंड फिक्स। तो इस मेथोडोलॉजी को ड्रॉप कर दिया गया। अब इसका नाम बिग बैंग मेथोडोलॉजी क्यों पड़ा ना, इसके भी पीछे एक थोड़ा सा आप समझो। बिग बैंग क्या होता है? गैलेक्सी में एक फेनोमेना होता है। ठीक, ये फेनोमेना क्या करता है कि एक स्टार यहाँ पे है, 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 यहाँ पे है, यहाँ पे है, मल्टीपल स्टार्स हैं। राइट, अब एकदम करण जौहर की तरह मत सोचने लगना, उगता हुआ तारा और दिस दैट मूवी बना दिया। तो स्टार्स में क्या होता है? बेसिकली एनर्जी होता है। राइट, बहुत एनर्जी होता है। और एनर्जी से क्या बनता है? फ्लक्स। एनर्जी से क्या बनता है? फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, तो इसमें 220 वोल्ट करंट दौड़ रहा है, तो इसका फ्लक्स ना बहुत छोटा बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे, एकदम इसके नियर अबाउट चलता है। या हो सकता है कि वायर में ही चल रहा है, ऊपर नीचे भी नहीं जाएगा। लेकिन यही वायर है, अब इसमें 11 kV, तो देखते हो हाई टेंशन वायर गुजरता है खेतों से, बड़े बड़े खंभे होते हैं। बोलते हैं ना कि उसके आसपास मत जाना। आसपास जाने से क्या होगा? क्योंकि इसका जो फ्लक्स बनता है ना, इस एनर्जी की वजह से जो फ्लक्स बनता है, ये इसका रेडियस ऐसे होता है। ये लो मिठी गया, एकदम ऐसे ऐसे होता है फ्लक्स। ये क्या हो रहा है? तो ये होता है फ्लक्स। फ्लक्स क्या करता है कि अब उसका जो है एनर्जी इतना ज्यादा है। फ्लक्स में बेसिकली क्या होता है? फ्लक्स इज अ मैग्नेटिक फोर्स, नथिंग एल्स। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप करता है। जैसे आप देखते हो मैग्नेट के एक थोड़े से डिस्टेंस पे भी आप कुछ रखते हो तो उसको खींच लेता है, आयरन आयरन चीजों को। क्यों? क्योंकि उसका फ्लक्स है वो। अब ये स्टार है, इसका एक अपना फ्लक्स बना हुआ है। अब ये थोड़ा फ्लक्स ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो इस स्टार को खींच लिया। अब इसकी भी एनर्जी इसके पास आ गई। अब और इसका फ्लक्स बड़ा हो गया, इसको भी खींच लिया। और बड़ा हो गया, इसको भी खींच लिया। और धीरे धीरे फ्लक्स बड़ा होता जाता है और एनर्जी को अपने पास लाते 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 अब इतना ज्यादा एनर्जी हो जाता है कि ब्लास्ट हो जाता है। और उसके बाद छोटे छोटे स्मॉल स्टार्स बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं टूटता हुआ तारा। लोग को दिखता है, खासकर करण जौहर को बहुत ज्यादा दिखता है टूटता हुआ तारा। राइट, तो वो इस स्टार की वजह से एनर्जी अचानक इतनी ज्यादा बढ़ गई, नो वन नोज। इसीलिए बिग बैंग मेथोडोलॉजी भी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इस मेथोडोलॉजी का देखो कायदे से फायदा तो कुछ भी नहीं था, पैसा भी देखो सीधी सीधी बात है एक चीज, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि मैं आपको अपना 1 घंटा टाइम दूंगा और 1 घंटे टाइम का मैं आपसे ₹500 लूंगा, तो वो आदमी झोला छाप है। उस आदमी की टाइम की 1 घंटे की कीमत ₹100 भी नहीं है। तो ₹500 आपको बेवकूफ बना के ले रहा है। एक आप जो नॉलेजेबल पर्सन है, जो बढ़िया डॉक्टर है, बढ़िया इंजीनियर है, या बढ़िया जो भी आप कह लो पर्सन है, नोबेल पर्सन है, लिटरेट पर्सन है,
तो वो आपको 1 घंटे का टाइम का कुछ भी नहीं तो 1000 रुपए चार्ज करेगा। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, 500 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए से कम किसी का फी नहीं है ना। 10 मिनट आपको अपना टाइम देता है। तो 10 मिनट में आपको 10 मिनट टाइम दे रहा है, प्लस वो जो पर्ची पे लिख के देता है ना, जो कि सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही पढ़ सकते हैं, तो वो उस नॉलेज के लिए पैसा ले रहा है। सो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। ये आज से नहीं है, ये शुरू से है। तो भाई इसमें टाइम भी ज्यादा लग रहा था तो पैसे ज्यादा लग रहे थे, चलो ठीक है, आपके पास पैसा भी ज्यादा है, तो आपने बोला हाँ चलो मेरे को सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है, पैसा ज्यादा लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन सॉफ्टवेयर तो मिल रहा है। लेकिन सॉफ्टवेयर भी क्या मिल रहा है सर? कचरा। क्वालिटी की गारंटी ही नहीं। तो क्या काम है ऐसे सॉफ्टवेयर का? ना तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है, पैसा भी ले रहे हो, टाइम भी ले रहे हो, लेकिन सॉफ्टवेयर की क्वालिटी का अता पता ही नहीं है। तो इसकी कोई मतलब तो है नहीं, राइट? तो लोगों ने बोला भैया इसको तो तुम बंद कर दो जितना जल्दी हो सके, और थोड़ा दूसरा मेथोडोलॉजी देखो। देन एक नई मेथोडोलॉजी देखी गई, मतलब इसी का डिमेरिट। अब देखो मेथोडोलॉजी आई कैसे। लोगों ने बोला ना कि यार इसमें ना सारा मॉड्यूल को ना इंटीग्रेट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, हम ना पेज वाइज ऐसा काम करें कि जिससे हम क्वालिटी 99% अचीव कर लें, ऐसा काम करें। तब उन्होंने बोला एक मेथोडोलॉजी बनाई, एंड दैट मेथोडोलॉजी लाइक दिस। पार्डन माय ड्राइंग, ये सर्कल उतना नहीं बनेगा अच्छा। ये बनता है बेसिकली ऐसे सर्कल। मेरा थोड़ा माफ करना, आई एम नॉट drawing or artist. So this is requirement, this is design, this is code, and this is text. This is left side, right? And this one is the right side. अब यहाँ पे देखो, एक्सिस मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पूरा खत्म हुआ, एक्सिस पे खत्म हो गया। सो दिस वन फेज इज कंप्लीट। अब इस ये वन फेज कंप्लीट हुआ तो इसी का एक कॉरस्पॉन्डिंग फेज यहाँ स्टार्ट होगा, एंड दैट इज रिक्वायरमेंट रिव्यू। रिक्वायरमेंट का रिव्यू हुआ, तो रिक्वायरमेंट रिव्यू यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। एक्सिस पे आएगा, अपना वो भी फेज खत्म करेगा। ना डिजाइन अब शुरू हुआ, डिजाइन यहाँ पे खत्म हुआ, डिजाइन का फेज यहाँ पे। ये कौन सा फेज होगा? डिजाइन रिव्यू फेज। देन ये कोड हुआ पूरा, कोड यहाँ खत्म हुआ, एंड देन दिस इज द कोड रिव्यू। कोड रिव्यू कहाँ पे खत्म हुआ? यहाँ पे। देन टेस्टिंग चला, टेस्टिंग यहाँ खत्म, एंड देन टेस्ट रिव्यू। ये पूरा टेस्ट रिव्यू। अब इसमें होता क्या है कि आप ये देखो, मान लो कि रिक्वायरमेंट में कुछ कमी पाई गई, तो रिव्यू फेज में पकड़ा गया, इस कमी को रिजॉल्व किया जाएगा इमीडिएटली यहीं पे। देन फिर से रिव्यू किया जाएगा, फिर कुछ कमी दिखे, मतलब अपने एक्सिस तक आने में जितनी भी कमी थी रिक्वायरमेंट की, वो सारा हम दूर कर लिए। फिर हम डिजाइन फेज में चले, डिजाइन बना, डिजाइन कंप्लीट हुआ। अब डिजाइन का रिव्यू हम कर रहे हैं, और जितनी कमी थी डिजाइन में वो सारा हमने रिजॉल्व कर दिया। और यही पांचों फेज का कॉरस्पॉन्डिंग रिव्यू फेज चल रहा है। और जितनी भी रिव्यू फेज में कमी मिलती गई, एक्सिस पे पहुंचने के पहले तक हमें उन सब को रिजॉल्व करना है। अब इसमें ना प्रोडक्ट तो बहुत जबरदस्त बना, मतलब अब कोई कमी ही नहीं है सर, कोई कमी ही नहीं थी प्रोडक्ट में। और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी मिलने लगी, वो पहले जो गारंटी नहीं था,
अब प्रोडक्ट क्वालिटी जो था ये 99.999999, हम जहां तक जा सकते हो वहां तक 100% नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 100% का मतलब है कि गॉड एंड वी आर ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग इज नॉट, ये आईटी में भी माना जाता है, ह्यूमन बीइंग आर नॉट अ परफेक्ट पर्सन। जब परफेक्ट हम हैं ही नहीं, तो हम परफेक्ट कोई भी चीज नहीं बना सकते। ठीक है, ये आईटी में भी माना जाता है। वी आर नॉट परफेक्ट पर्सन, सो वी कैन नॉट डेवलप एनी प्रोडक्ट और एनीथिंग विच इज परफेक्ट। तो 99.99999% को परफेक्ट मान लिया गया, राइट। अब इसमें एक चीज देखो, प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बढ़िया मिल गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या, ये फेज रिक्वायरमेंट का और ये फेज अगर आप देखो ना तो ऑलमोस्ट डबल है सर। देन एक्सिस से डिजाइन का फेज और रिव्यू का फेज आप देखोगे ऑलमोस्ट डबल है, क्योंकि सर्कल आप देख रहे हो, लेफ्ट साइड का सर्कल तो एसडीएलसी फेज है, और कॉरस्पॉन्डिंग जो रिव्यू फेज है ये हमेशा क्या है, बड़ा है, इजंट इट, बड़ा है कि नहीं है। तो अगर मैं बोलता हूं कि रिक्वायरमेंट बनाने में 1 मंथ का टाइम लगा, तो रिक्वायरमेंट रिव्यू में 2 मंथ का टाइम लगा। डिजाइन को बनाने में अगर 1 मंथ का टाइम लगा, सो डिजाइन रिव्यू का पूरा फेज कंप्लीट होने में 2 मंथ। कोड करने में लेट से कि 4 मंथ का टाइम लगा, तो कोड रिव्यू करने में 8 मंथ का टाइम लगा, क्योंकि रिव्यू होने के बाद सिर्फ रिव्यू नहीं हो रहा है ना, उसकी इश्यूज को भी फिक्स किया जा रहा है ना। देन टेस्ट होने में लेट से कि 2 महीने का टाइम लगा, तो टेस्ट रिव्यू में भी 4 महीने का टाइम लगा। टोटल टाइम आप देखो थे 8 मंथ, और यहाँ पे 12 और 4 18। लेकिन ये पूरा होने के बाद ही सॉफ्टवेयर बना ना, मतलब 18+8 कितना हो गया, 18 2 20 6 26, मतलब 2.2 ईयर्स। जो काम 8 महीने का था वो 2 साल 2 महीने में कंप्लीट हो रहा है। जो काम आपको 8 महीने का था वो 2 साल 2 महीने में कंप्लीट हो रहा है। व्हाट इट मीन्स, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। तो 1 साल का काम 2 साल 2 महीने में हो रहा है, तो 100 रुपए का काम भी कितने में होगा, कम से कम 250 रुपए में। 100 इक्वल टू 250 नहीं, लेकिन 100 रुपए का काम है, 250 रुपए में हो रहा है, राइट। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट क्या मिला सर, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्वालिटी हमें मिल गया इसमें, देखो पैसा टाइम सब गया, क्वालिटी भी 0, माया मिली न राम। ठीक है, और यहाँ पे माया तो मिल गया, माया गया लेकिन राम मिल गया। पैसा गया, टाइम गया, लेकिन सामान तो मिल गया मुझे, बढ़िया सामान, राइट। तो ये मेथोडोलॉजी लोगों ने बहुत पसंद किया। और ये आप देख रहे हैं, एक एक्सिस है, दिस वन इज द एक्सिस, और इसके पीछे एकदम सर्कल में घूम रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पाइरल मेथोडोलॉजी। दिस इज कॉल्ड स्पाइरल मेथोडोलॉजी। अब इस पे काम होना स्टार्ट हुआ,
लोगों को मजा भी आ रहा था, भाई क्वालिटी मिल रहा है, पैसा तो जा रहा है लेकिन क्वालिटी मिल रहा है। और तब तक ना आईटी कंपनी थोड़ी मैच्योर हो गई थी, मतलब आईटी से लोगों को पता चल गया था। अब ये आ गया आपको 80-85 का डिकेड, तो लोगों को समझ में आ गया। बहुत लोग यूएस यूके मतलब यूरोपियन खासकर यूएस वगैरह में और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे लोग सॉफ्टवेयर यूज करने लगे थे, तब तक यूज टू हो गए थे थोड़े बहुत जिनके पास पैसा था। सो दे वेर यूजिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली। तो लोगों ने बोला कि यार ये सॉफ्टवेयर यूज तो करते हैं, और पब्लिक के पास अब धीरे धीरे क्योंकि मास तक पहुंचना था, सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप इन सबको पहुंचना था, तो और भी लोग आते जुड़ते जा रहे थे। तो लोगों ने बोला कि यार ठीक है, अभी तो हम अपने प्रोडक्ट को 100 रुपए का अगर प्रोडक्ट बनवा रहे हैं तो 250 रुपये कॉस्ट हो रहा है, तो हम एंड यूजर को 200 रुपये में बेच के तो प्रॉफिट बना ले रहे हैं, 2 यूजर को बेच दे रहे हैं तो मेरा प्रॉफिट निकल गया, राइट। एक में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकला और एक में पूरा प्रॉफिट आ रहा है मेरे को, तो ठीक है अभी चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो लोगों ने देखा अब तो यार सॉफ्टवेयर तो हर कोई यूज कर रहा है, 80-90 का डिकेड आ गया, तो यूज तो कर रहे हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जब यूज कर रहे हैं तो उन्होंने ऑब्जर्व किया दो चीज, यार इतना महंगा बनवाने की अब जरूरत नहीं है, पहली चीज कॉस्ट बहुत ज्यादा है, दूसरा यार टाइम भी ज्यादा लग रहा है, तीसरी चीज उन्होंने बोला, ये ऑब्जर्व किया तीसरा चीज कि जो मेरे सॉफ्टवेयर को यूज करता है, मैं अगर किसी भी एंड यूजर को 10, 20, 50 फीचर देता हूं किसी सॉफ्टवेयर में, तो वो सबको नहीं यूज करता है, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 12% ही मेरे सॉफ्टवेयर के फीचर को यूज करता है, मैक्स टू मैक्स। जो भी एंड यूजर है वो मैक्स टू मैक्स 10 से 12% मेरे सॉफ्टवेयर के फीचर को यूज करता है, और वो आज भी है। आप अपने ऊपर देख लो, आप जीमेल यूज करते हो, जीमेल में आप लॉग इन कंपोज सेंड, बस खत्म। थोड़ा बहुत मेल डिलीट वगैरह करते हो, खत्म। के अलावा जीमेल और इतना ही फीचर है जीमेल में। फेसबुक बहुत ज्यादा यूज करते हो, फेसबुक में कमेंट किया, फोटो पोस्ट किया, फोटो लाइक किया, डिसलाइक किया, दैट्स इट। और एक दो चीज आप करते होगे इसके अलावा। फेसबुक पे एक से एक कंपनी चल रही है, एडवर्टीजमेंट है, ऑटोमेशन है, एंड ऑल द थिंग्स। तो आज भी यूजर किसी भी सॉफ्टवेयर का 10 से 12% ही यूज करता है, आज भी। आप कोई भी एप्लीकेशन उठा के देख लो सर, पेटीएम उठा लो, फोन पे उठा लो, जो भी आप सबसे ज्यादा यूज करते हो ना, सबसे ज्यादा जिस एप्लीकेशन को यूज करते हो, आप उसके 10 से 12% ही फीचर को यूज करते हो। तब आईटी कंपनी ने बोला कि भैया तुम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो ना अब मेरे लिए, तो ये 10 से 12% फीचर की क्वालिटी मुझे 90%, 99% दे दो। बाकी जो 90% या 90 से 88% के बीच में जो भी फीचर्स हैं, उसका मुझे ना 95% क्वालिटी दे दो, तो ओवरऑल मेरा 95% हो जाएगा। आई एम हैप्पी विद दैट। मुझे 100%, 99% क्वालिटी नहीं चाहिए। जो फीचर सबसे ज्यादा यूजर यूज करता है उसका मुझे 99% क्वालिटी दे दो, और वो मेरे एप्लीकेशन का 10 से 12% ही। एप्लीकेशन में हजारों फीचर्स हैं, but 10 to 12% features are only important, and you provide me 99% quality of those features. रेस्ट आप 90%, 95, रेस्ट का अब ऐसा भी नहीं कि 75% क्वालिटी दो, रेस्ट का 90+ दे दो, चलेगा। ठीक है। तो ये उसके बाद दूसरी मेथडोलॉजी एक बनी, चलो भाई जहाँ पे कि एक चीज बोला गया कि क्वालिटी कंप्रोमाइज 95% मुझे चाहिए, बजट कम चाहिए, एंड थर्ड थिंग टाइम कम लगे।
3 चीज है उन्होंने अपनी बताया। अब ये मेथोडोलॉजी जो है स्पाइरल, आते हैं अभी इसी पे, एक दो चीज और इसमें बताता हूं मैं। सो स्पाइरल मेथोडोलॉजी पे ना आज भी बहुत जगह काम होता है। पैसा डबल नहीं, आज ट्रिपल लग रहा है, 4 टाइम लग रहा है। आज भी बहुत जगह काम होता है। अब आप सोचो, ऐसा कौन होगा इस दुनिया में, या कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो बोल रहा है भैया हमें टाइम और पैसे से मतलब नहीं है, मुझे तो क्वालिटी चाहिए। ऐसा कौन हो सकता है? कौन इंडस्ट्री हो सकती है? सो दोज इंडस्ट्रीज आर मेडिकल इंडस्ट्री। जो भी मेडिकल डिवाइसेस, कैटरेक्ट सर्जरी, कीमोथेरेपी, कैंसर पेशेंट के लिए जो होता है, लेजर सर्जरी, ये सारा क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड होता है। एक्सरे, एमआरआई मशीन, राइट, ये सारा क्या होता है? कंप्यूटराइज होता है। तो ये कंपनी बोलती है, ये जो इन सब का जो अपरेटस बनवाती है, वो कंपनी सीधे बोलती है भैया मुझे पैसा टाइम जितना मर्जी उतना लो, लेकिन मुझे क्वालिटी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे लाइफ एंड डेथ का सवाल है। अदरवाइज पेशेंट का अगर एमआरआई रिपोर्ट ही गलत आया तो डॉक्टर गलत डायग्नोसिस कर देगा, मर सकता है पेशेंट। एविएशन इंडस्ट्री, एक सर्टेन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर जाकर ना प्लेन को पायलट नहीं उड़ाता, वो कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर उड़ाता है उसे। तो एविएशन इंडस्ट्री में यूज होता है इनका। अब उतना ऊंचे आप समझो कि 18,000 फीट के ऊपर उसे सिग्नल मिल रहा है। आपका मोबाइल का नेटवर्क नहीं पकड़ता, लेकिन उसे कैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिग्नल भेज देता है कि किधर से दाएं मुड़ना, नहीं तो वो तो अपना चलते जाएगा, ऊपर तो कोई ट्रैफिक ही नहीं है। लाल बत्ती लगा हुआ है ऊपर में, नहीं है ना, ट्रैफिक सिग्नल तो है नहीं। वो तो फिर खुला आसमान है, इधर उधर घुमाते हुए घूमते हुए चलो फिर। एविएशन इंडस्ट्री यूज करती है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी, जैसे आपको नासा हुई, जैसे आपको इसरो हुआ, डीआरडीओ हुआ, ये सारी कंपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, वो सारी कंपनी इसको यूज करती है। क्योंकि उन्हें क्वालिटी चाहिए, टाइम और इसका नहीं है, पैसे की दिक्कत नहीं है, उन्हें क्वालिटी चाहिए। वो फेल नहीं हो सकते, अगर फेल हुए तो लाइफ एंड डेथ का सवाल है, सीधे सीधे ह्यूमन लॉस, राइट। सो दीज इंडस्ट्रीज आर स्टिल यूजिंग स्पाइरल मेथोडोलॉजी, स्टिल। नाउ द नेक्स्ट, अब जैसे इसमें मान लो मेडिकल में अगर नहीं यूज करते हैं, तो ऑन द लाइटर साइड एक मैं आपको जोक सुनाता हूँ। आप लोग सीरियस हो गए हो काफी। हम्म। एक आदमी पेशेंट के पास पहुंचा कि डॉक्टर साहब मेरा ना लेफ्ट पैर एकदम नीला पड़ते जा रहा है। डॉक्टर ने चेक किया पैर, बोला कि यार हाँ आपका तो पैर खराब हो चुका है, तो इसको तो काटना पड़ेगा। तो उसका पैर काट दिया गया एकदम कमर से। 2-4 महीने के बाद फिर पहुंचा कि डॉक्टर साहब मेरा राइट पैर भी ये नीला पड़ते जा रहा है। तो डॉक्टर ने फिर से उसका बोला कि हाँ ये भी खराब हो चुका है, अगर नहीं कटवाओगे तो और नुकसान है। तो उसका भी वो भी कमर से काटना पड़ा। अब उसका कमर के नीचे का, नीचे से पूरा दोनों पैर काट दिया। फिर कुछ दिन के बाद वो आदमी आया, 2-4-6 महीने के बाद, डॉक्टर साहब मेरा कमर नीला पड़ते जा रहा है। डॉक्टर देख के बोला अच्छा, और देखा फिर बोला अच्छा ऐसा है कि आपकी ना लुंगी कलर छोड़ रही है। गॉट इट? मतलब क्या है? एजम्पशन पे काम करना, राइट। तो दूसरी मेथोडोलॉजी आई हमारी, जो इन 3 चीजों को फोकस करने लगी, एंड दोज मेथोडोलॉजी इज कॉल्ड वाटरफॉल। और ये मेथोडोलॉजी क्या थी?
दिस इज रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोड, टेस्ट, इम्प्लीमेंटेशन एंड अब इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस तो आप समझ लो कि फाइनल डिलीवरी है। तो अगर नहीं भी बनाऊं कहीं पे तो एज्यूम कर लेना कि भाई टेस्टिंग हो गई, सब कुछ सही सही चल रहा है, तो फिर आगे तो भेजना ही है ना। सब्जी अगर खेत में पक गया है तो ऐसा तो थोड़ा है कि खेत में सड़ाने के लिए पैदा की है, उसको तो मार्केट भेजना ही है भेजना। सो दैट इज इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। तो ये मेथडोलॉजी आई। और इसको आप देखो, अगर आप देखो ध्यान से, इट इज जस्ट लुक लाइक स्टेयर केस, राइट? सीढ़ी टाइप से दिख रहा है ना। नाउ एज्यूम दैट यू आर एट हियर, आप यहां पर हो। आप यहाँ पर हो और मैं पानी का एक मग देता हूँ आपको, बोलता हूँ आपको एक पानी के मग से ना पूरे स्टेयर्स को गीला करना है। व्हाट यू विल डू? सिंपली आप पानी यहाँ पे फेंक दोगे और ये पानी फ्री फ्लो करते हुए ना नीचे अपने आप आ जाएगा, राइट? और रिवर्स इट। अब मैं आपको ना यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ। अब मैं बोलता हूँ यही काम आप करो। तब आप क्या करोगे? ज्यादा फोर्स से पानी यहाँ फेंकोगे टॉप स्टेयर्स पे, राइट? क्योंकि तब पानी फ्री फ्लो बहते हुए नीचे आएगा। एंड दिस इज कॉल्ड वाटरफॉल। इसीलिए इस मेथडोलॉजी का नाम वाटरफॉल रखा गया। तो ये एग्जाम्पल का मतलब क्या है सर? इस एग्जाम्पल का मतलब है कि अगर अगर रिक्वायरमेंट क्लियर है, अच्छा, एक स्टेयर खत्म हो रहा है तभी दूसरा स्टेयर स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देना। इसका मतलब एक फेज कंप्लीट हो रहा है तभी दूसरा फेज स्टार्ट हो रहा है, दूसरा कंप्लीट तभी तीसरा। मतलब प्रीवियस फेज वंस कंप्लीट देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट फेज ऑफ द एसडीएलसी, राइट? तो इस मेथोडोलॉजी का जो मैंने पानी का एग्जांपल दिया वो क्या था कि अगर रिक्वायरमेंट क्लियर है, वो फेज 100% हो चुका है, डिजाइन हो चुका है, तो अगर डेवलपमेंट की तरफ आते हैं, ऐसे आते हैं, तो इजी टू डेवलप। ठीक है? ऑन टाइम डिलीवरी। मुझे पता है मुझे क्या बनाना है सॉफ्टवेयर को, राइट? ऑन टाइम डिलीवरी भी होगी। और ऑन टाइम डिलीवरी का मतलब क्या है कि बजट ऑलरेडी डिफाइंड था, इतने टाइम में खत्म करोगे तो इतना पैसा देंगे। सो बजट फ्रेंडली। ये तीन चीज, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों चीज जो प्रॉब्लम था मिलने लगा है। अब ये आ गया तब तक 90 का डिकेड, 1995 चलने लगा। टू नाइन हाँ 1995 आ गया। तो लोगों ने देखा यार ऐसा है कि चीजें तो हम ठीक करवा रहे हैं लेकिन साथ साथ पब्लिक भी मैच्योर होते जा रही है। अब कंप्यूटर वगैरह हर किसी के पास, इंडिया जैसे कंट्री में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी आ गया, लोग यहाँ पे भी कंप्यूटर यूज करने लगे। तब लोगों ने बोला भैया भाई हमें तो सॉफ्टवेयर बनवाना है, मार्केट से पैसा कमाने के लिए बनवाना है ना, कोई आटा दाल चावल सब्जी तेल का हिसाब किताब रखने के लिए तो बनवा नहीं रहे हैं। तो मुझे तो मार्केट से पैसा कमाना है, पब्लिक को भी तो बांध के रखना पड़ेगा। अगर एक ही चीज मैं दिखाते रहूंगा पब्लिक को सॉफ्टवेयर में तो पब्लिक तो बोर हो जाएगी मेरे सॉफ्टवेयर से। तो उससे मुझे हमेशा कुछ ना कुछ तो नई चीजें देती रहनी पड़ेंगी। अब जैसे आप फेसबुक का एग्जांपल लो, फेसबुक जब स्टार्टिंग में आया था तो आप 10-12 फोटो से ज्यादा शेयर नहीं कर सकते थे। अब तो आप अपने बचपन के फोटो से लेके और शादी और सबका फोटो एक ही बार एल्बम 1000 फोटो अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है फेसबुक, राइट? क्यों? क्योंकि उसने अपने यूजर को बांध के रखना था। अगर 10 से ज्यादा नहीं करने देता तो लोग यूजर एनवाय हो जाते। मे बी आज की डेट में फेसबुक पे जितने यूजर हैं, जितना फोटो और ये सब शेयर करते हैं,
वो नहीं करते तो फिर उनको कोई दूसरा प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो उधर स्विच कर जाते हैं। तो ऐसे धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें फेसबुक ने अपना चेंज किया। जैसे व्हाट्सएप को आप देखो, जब आप व्हाट्सएप यूज़ करते थे तो सिंपल एक मैसेज आता था, टाइप करके आप भेज सकते थे। बाद में उसने बोला आप वीडियो भी शेयर कर सकते हो, बाद में बोला वॉइस भी भेज सकते हो, बाद में बोला आप कॉल भी कर सकते हो, फिर बाद में बोला आप कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर सकते हो। तो अगर एक ही चीज़ वो मैसेज को ही रखता, तो आज के डेट में मैसेज भेजने वाले बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो पब्लिक उधर भी स्विच कर सकती थी। तो चेंजेस ऑलवेज़ रिक्वायर्ड। पब्लिक को बाँधने के लिए चेंजेस हमेशा देना पड़ेगा। सो सेम यही चीज़ इन लोगों ने बोला यार मेरे को ना अब चल रहा है टेस्टिंग और उस समय मुझे कोई फीचर अपडेट करना पड़े, तो मतलब मुझे रिवर्स डायरेक्शन में जाना है। तो रिवर्स डायरेक्शन कॉम्प्लेक्स तो है, नॉट इम्पॉसिबल। बहुत जगह आप लोग पढ़ोगे कि इम्पॉसिबल लिखा होता है गूगल और इंटरनेट पे, बट दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल। आईटी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। वो लीगल होगा या इल्लीगल होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स होगा या ईज़ी होगा, इम्पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? वो प्रोग्राम है, मुझे 2 + 2 = अगर 22 दिखाना है, तो मैं प्रोग्राम करके दिखा दूँगा। वो करेक्ट है, नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। हो सकता है कि मुझे फर्ज़ी करना है, फर्ज़ीवाड़ा करने के लिए मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, तो करेक्ट है वो। अगर मुझे ईमानदारी से बिज़नेस करना है, तो गलत है फिर वो। तो कॉम्प्लेक्स है, रिवर्स डायरेक्शन में जाना। तो क्या हुआ मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, अब रिक्वायरमेंट चेंज हो गया। भाई रिक्वायरमेंट चेंज हुआ तो उसका डिज़ाइन भी चेंज होगा, डिज़ाइन चेंज होगा तो कोड भी चेंज होगा। अब ये तो एग्ज़ाम्पल आपको सब कुछ दे देता है बहुत बढ़िया से। लेकिन इसका इम्पैक्ट आप ऐसे देखो, मैं आपको समझाता हूँ, कॉम्प्लेक्स क्यों है? मान लो आपका ना फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे अभी है पेमेंट के लिए ये स्क्रीन है, ठीक है? जहाँ पर है पहला ऑप्शन रेडियो बटन, दूसरा रेडियो बटन और डिस्टेंस पे रखता हूँ। ये पहला रेडियो बटन क्रेडिट कार्ड, दूसरा है डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, तीसरा है कैश ऑन डिलीवरी। ये 3 ऑप्शन है आपको पेमेंट करने के लिए और ये कोडिंग या टेस्टिंग फेज़ में चल रहा है, ठीक? अब आए अरे, अरे! नहीं, नहीं भाई अब तो मुझे ना यूपीआई वाला भी चाहिए, फ़ोन पे से भी पेमेंट कर दे यूज़। तो पहली चीज़ आप मुझे बताओ, इस पेज में अब कहीं जगह बचा है कि यूज़र आराम से रीड कर सके कि यूपीआई से पेमेंट करना, या तो एकदम छोटा-सा ऐसे करेंगे, पीआई, राइट? व्हिच इज़ कैसा लगेगा कि मेरा एक हाथ घुटने तक हो और एक हाथ कमर तक हो। हाथ तो 2 हैं ही, तो सब सिमेट्रिकल होना चाहिए, राइट? अब उसके लिए क्या करना होगा सर? मुझे इस पेज का साइज़ को बड़ा करवाना पड़ेगा और थोड़े-थोड़े फ़ॉन्ट के साइज़ को छोटा करना पड़ेगा सबका कि सिमेट्रिकल दिखे। तो चलो मैं अब ये काम करवाता हूँ। अब ये पेज तो उतना ही बड़ा रहेगा क्योंकि सिस्टम में पेज तो बड़ा कर नहीं सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा-सा मैं छोटा करवाता हूँ। पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, सीओडी एंड यूपीआई। अब चारों चीज़ आ गया प्रॉपर तरीके से। अब एक चीज़ बताओ, ये तो हुआ पहला डिज़ाइन चेंज। इसके अलावा अब दूसरी चीज़, क्रेडिट कार्ड से यूज़र पेमेंट करेगा तो उसका एक जर्नी होगा, कंप्लीट करेगा। क्रेडिट कार्ड पे लॉगिन करेगा, वहाँ से यूज़ अपना जो भी क्रेडिट कार्ड डिटेल है डालेगा, पे क बटन पे क्लिक करेगा, बैंकिंग साइट पे जाएगा। उसका एक अपना जर्नी कंप्लीट होगा। डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग का भी वैसे जर्नी कंप्लीट होगा, कैश ऑन डिलीवरी का भी होगा। उसी तरह तो सर यूपीआई का भी अपना जर्नी होगा। एक पॉपअप खुलेगा, उसको क्यूआर कोड दिखेगा या अपना वो यूपीआई आईडी डालेगा एंड देन पेमेंट करेगा। तो डिज़ाइन फिर चेंज हुआ।
राइट। तो इसमें एक ये डिमेरिट था कि भैया रिवर्स डायरेक्शन में जब जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स है, मतलब कुछ भी चेंज अगर कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट अगर चेंज हो रहा है तो डिजाइन भी चेंज होगा, और डिजाइन चेंज होगा तो कोड चेंज होगा, क्योंकि उसी हिसाब से कोडिंग करनी है। एक ये इश्यू था, कॉम्प्लेक्सिटी थी इसके अंदर अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं। दूसरा था, बोला कि टेस्टिंग जो है ना कम्स वेरी लास्ट। अब देखो टेस्टिंग एकदम यहाँ पे आ रहा है, बहुत लेट आता है। अगर टेस्टिंग को हम पहले ले आए ना तो थोड़ा सा हेल्प होगा। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट की टेस्टिंग वो कर लेगा, रिक्वायरमेंट में कुछ भी कमी होगा तो निकलवा देगा। डिजाइन की टेस्टिंग कर लेगा, कुछ भी कमी होगा निकलवा देगा। कोड जब हो रहा है तो कोड जब पार्ट बाई पार्ट, यहाँ पे क्या कर रहा है, कोड पूरा दे रहा है ना टेस्ट करने। पार्ट बाई पार्ट अगर कोड देगा टेस्ट करने भी ठीक है, जल्दी अर्ली पता पता चल जाएगा बग का, मुझे प्रॉब्लम का। क्योंकि बग का क्या होता है, कि आप ऐसे समझो कि बग की इकोनॉमी क्या होती है। ये है पेज, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोड, टेस्ट और प्रोडक्शन या इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, आप समझ लो। ये तो जीरो है, एक्सिस है। सो दिस इज $100, दिस इज $200, दिस इज 300, दिस इज 400 and this is 500 and यहाँ से अगर सर बग रिक्वायरमेंट के टाइम पे पकड़ में आ गया तो $100 का खर्चा है। मतलब पहले ही मिल गया इश्यू तो भाई ठीक कर लेते हैं। अभी तो कुछ डेवलपमेंट कोडिंग तो हुआ ही नहीं है, अभी तो रिक्वायरमेंट ही बनता है। अगर डिजाइन के टाइम पे मिला तो $200 का खर्चा, क्योंकि रिक्वायरमेंट में भी ठीक करवाना पड़ेगा और डिजाइन को भी ठीक करना पड़ेगा। अगर कोडिंग के टाइम पे मिला तो $300 का, क्योंकि कोडिंग के टाइम पे बग मिला तो भैया या तो डिजाइन में गड़बड़ी था, या तो रिक्वायरमेंट में गड़बड़ी था, या तो कोडर गलत था, डेवलपर गलत था, तो इसका तो खर्चा और बढ़ेगा। अगर टेस्टिंग में भी बग छूट गया, ये मान लेते हैं यहाँ तक आए, ऐसे थोड़ा सा अगर यहाँ पे भी बग छूट गया तो 400, अगर वो भी बग छूट गया टेस्टिंग में, लग गई लंका, प्रोडक्शन में गया, $500, जो काम $100 में निपट सकता था, $500। सुना है सैमसंग और ये सब कॉल बैक किया था अपना टैबलेट को, कितना खर्च हुआ होगा उन, प्रोडक्शन में इश्यूज आ गया। राइट। सो इस मेथोडोलॉजी में एक ये प्रॉब्लम था कि यार टेस्टिंग को अगर हम स्टार्टिंग में ले आए ना तो ये आगे का चैलेंज मेरा कुछ कम हो जाएगा। बग तो रहेगा, ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन पे बग नहीं जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी उसकी। जो अभी 5% 10% चला जाता है, हो सकता है उस समय 1% जाए, 2% जाए, लेकिन 2% से ज्यादा नहीं जाएगा। तो एक ये चीज हुआ। अब कॉम्प्लेक्स क्यों था, क्योंकि रिक्वायरमेंट फ्रीक्वेंट चेंज होता था इसमें। तो एक दूसरी मेथोडोलॉजी आई जो इसी का एक्सटेंडेड वर्जन था। तो सब कुछ ऐसा ही था, बस इसी का एक्सटेंडेड वर्जन था। लेकिन ये मेथोडोलॉजी आज भी यूज होती है, बहुत सारी कंपनी यूज करती है। और यहीं पे आईटी कंपनी जो है ना वो दो पार्ट में बन गया। पहला बना सर्विस बेस्ड एंड दूसरा बना प्रोडक्ट बेस्ड। सर्विस बेस्ड कंपनी बोली भैया हमें तो रिक्वायरमेंट बार बार चेंज होते रहता है, तो हमें तो दूसरा दो। प्रोडक्ट बेस्ड बोला कि नहीं, हमारा तो पता है मुझे क्या बनाना है। भाई मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, मुझे स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मुझे तो पता है स्कूल में क्या धंधा होता है। टीचर को सैलरी देना है, स्टाफ को सैलरी देना है, स्टूडेंट से पैसा लेना है। मुझे तो पता है, तो मैं अपना कुछ रिक्वायरमेंट तो चेंज होगा नहीं इसमें। तो उन्होंने
प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने बोला कि हम इसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करेंगे और वो आज भी इसी को फॉलो करते हैं। इससे बेटर, क्योंकि उनका हर चीज़ क्लियर होता है। उनका हर चीज़ क्लियर होता है। जैसे ई-कॉमर्स कंपनी आप कह लो, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। उन्हें पता है मुझे सामान ही तो बेचना है। सामान बेचने का एक फ्रेमवर्क है। यूज़र आएगा, सर्च करेगा, ऐड टू कार्ट में करेगा, बाय करेगा, पेमेंट करेगा, खत्म। वो कैटेगरी प्रोडक्ट का मेरा 50 हो सकता है। मैं 4 सामान बेचूँ या 40 सामान बेचूँ। एक ही जगह सब दिखाऊँ या अलग-अलग कैटेगरी बना दूँ कि किचन का एक है तो किचन में मैं यूटेंसिल को दिखाऊँ, एक्स-वाई-जेड को दिखाऊँ, चूल्हे को दिखाऊँ, इसको कर्टेन होम डेकोरेशन का एक कैटेगरी बनाते हैं जिसमें बेड शीट है, पर्दे हैं, टेबल है, इन सबको दिखा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कैटेगरी बना दूँ, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, अ, जो भी चीज़ आता है इससे रिलेटेड वो मैं वहाँ पे दिखा दूँ। तो कैटेगरी मैं 50 बना दूँ, लेकिन बिज़नेस का मॉडल तो सेम है ई-कॉमर्स का, राइट? इसमें फ्लिपकार्ट हो, चाहे आप अपनी कंपनी बनाओ, लेना ना देना डॉट कॉम, ये काम करेगा वो भी। उसमें तो आप कुछ चेंज कर नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है, भैया सामान खरीदने का पहले पैसा दो, फिर सामान खरीदो। तो अच्छा ठीक है पैसा देंगे, लेकिन कितना दें? तो पहले तुम 2000 जमा कर दो, सामान दिखाएँगे कि कौन-सा तुमको पसंद करना है। ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो हमारा किसी का भी हो, ई-कॉमर्स कंपनी का प्रोसेस सबका सेम रहेगा। उन्होंने बोला भैया हमारे लिए तो वाटरफॉल मेथोडोलॉजी सबसे बेस्ट है, तो हम इसी पे काम करेंगे अपना। तो दे आर स्टिल वर्किंग ऑन दिस मेथोडोलॉजी। लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी ने बोला कि नहीं, हमें तो चेंज चाहिए भाई, बार-बार हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। तो सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए एक अलग मेथोडोलॉजी आई एंड दैट इज सर्विस बेस्ड कंपनी ही जनरली इसको यूज़ करती है, दैट इज़ कॉल्ड वी मॉडल। और वी मॉडल बना इससे। थोड़ा-सा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन और यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग आया, जैसे एसआईटी, एसआईटी बोलते हैं सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एंड इसके पैरेलल में आया सिस्टम टेस्टिंग। एंड देन इसके पैरेलल में आया यूएटी, इसे बोलते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और ये जो है यूटी, इसे बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। And this part is called also dynamic testing, या इसे बोलते हैं वैलिडेशन। This part is called static testing, या इसे बोलते हैं वेरिफिकेशन। अब इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल अभी आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में दूंगा। और एक चीज ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, this one, this two, this three, and this four. These are the testing levels. ये होता है टेस्टिंग लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में आप लोगों से पूछा जाता है व्हाट आर द टेस्टिंग टाइप्स, और वो आए बाएं साएं दाएं बाएं सब कुछ बोल देते हैं। तो यहीं पे आप लोग फंस सकते हो इंटरव्यू में। सो ऑलवेज रिमेम्बर, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ आप लोग के लिए।
देखो, टेस्टिंग टाइप्स, पहला होता है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में तीन होता है, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, तीसरा होता है परफॉर्मेंस। फंक्शनल के अंदर होता है फंक्शनैलिटी, पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड इंटरऑपरेटेबिलिटी। फंक्शनैलिटी का जो टेस्टिंग टाइप होता है, इसका टेस्टिंग लेवल, इसका टेस्टिंग लेवल होता है, ये फंक्शनल का एट्रीब्यूट होता है और ये टाइप होता है। ठीक है, टाइप 3, फंक्शनल का एट्रीब्यूट 5, फंक्शनल का लेवल, यूनिट टेस्टिंग, SIT, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड UAT। इन सब का कुछ नहीं होता। देन नॉन फंक्शनल का आपको एट्रीब्यूट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, शॉर्ट में बोलते हैं GUI। दूसरा होता है, ये एट्रीब्यूट होता है पहला, और ये दूसरा एट्रीब्यूट होता है यूजेबिलिटी। परफॉर्मेंस का पहला होता है वॉल्यूम, लोड एंड स्ट्रेस। ठीक है, दीज आर द एट्रीब्यूट्स। इसको आप लोग बहुत अच्छे से, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, जहां रखना है आप इसको रखो, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 99% लोग कंफ्यूज करते हैं इसमें, 99% लोग। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको दिन में 4 बार देखो। हीरो हीरोइन का फोटो लगा के मोबाइल में कुछ नहीं होता है, लेकिन इसको देखोगे तो कुछ फायदा होगा। और कोई, अभी मैं यहीं पे पॉज करता हूँ, अदरवाइज थोड़ा आप लोग को ज्यादा हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है गाइज, यू कैन आस्क मी।